हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 सेट को करा चुके हैं, तो आप लोग चैनल पर उसको देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल वंश। और चोल वंश नौसैनिक और स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी कि अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास। और इसमें शकुंतला का पुत्र कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? तो कौन नहीं था? तो राजा टोडरमल, अबुल फजल और फकीर अजियुद्दीन था, लेकिन उस्मान अली खान नहीं था। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो गीत गोविंदम पुस्तक के लेखक जयदेव है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया था। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण इनमें से क्या था? तो 1857 के तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका सिपाही जो विद्रोह हुआ था 1857 में, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और चपाती था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो शारदा अधिनियम किसे संबंधित था? तो बाल विवाह से था। अगला प्रश्न है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो मसौदा जो तैयार किया गया था, इसका जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में होता, उसी के तहत। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। मसौदा को इंग्लिश में कभी कभी आपसे यही पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। हिंदी में पूछेगा प्रारूप समिति। बहुत सारा इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोरा। मनोरा का किला यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य यह सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 51 के क में है। 51 के क में है मौलिक कर्तव्य। सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह संविधान में जोड़ा गया, इसको रूस से लेकर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है? तो यह कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की अनोखी विशेषता बतलाया है, जबकि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? तो यह पराजित किनको किए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार को। रामनाथ कोविंद जो भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे, उस समय इनके प्रत्यक्ष में खरा मीरा कुमार थी। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित किए जाते हैं वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद जो अस्तित्व में आई थी वह 1952 से आई थी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो राज्यसभा में 250 सदस्य है, उसका 1/10वां भाग जो होता है कोरम, तो 25 सदस्य होना चाहिए। 25 सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो यह सूचित करेगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में है? तो आया था 28 जनवरी
1950 को, 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय इसी दिन अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है तो जो नीति आयोग है यह अतिरिक्त है, क्योंकि इसका संविधान एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक किरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो यह रखता है ओजोन परत। कौन रखता है? ओजोन रखता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन यंत्र का प्रयोग करते हैं, डाप्सन। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश में संबंधित है, किस देश में निवास करती है? तो जुलू जनजाति यह दक्षिण अफ्रीका नेटाल प्रांत में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो यह मेघालय की राजधानी शिलांग को कहा जाता है, शिलांग को। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर डैश के और बुर्दा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। यानी गुरु शिखर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। इसका उच्चतम जो पर्वत शिखर है वह अरावली है। अगला प्रश्न है कि सेवराय हिल्स यानी सेवराय की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है या किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का जो संगम होता है वह लद्दाख में होता है। कहाँ? लद्दाख में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी का नाम बताना है तो यह हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि सबसे लंबी नदी गंगा है, उसके बाद दूसरा गोदावरी हो जाएगा। और ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है। अगला प्रश्न है कि बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें दिया हुआ है, कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो स्टेनली जलप्रपात या तमिलनाडु में सही है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और शांति सागर या केरल में दिया हुआ है, यह आपका सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है। लू तो यह कहाँ उड़ती है? तो यह राजस्थान में। और अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, क्योंकि काली मिट्टी बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में कपास पौधा उगता है सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? कृषि आ जाएगा, कृषि। और नौकरी तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तृतीय क्षेत्र को। और अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनडीपी, तो एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रवाही योजनाएं रोलिंग प्लान्स लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो रोलिंग प्लान्स आया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए किया गया था? तो बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है? तो आरबीआई के कार्य क्षेत्र के अधीन इसमें से कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आरबीआई जनता के लिए बैंकर का काम नहीं करती है, जनता के लिए काम बैंकर के लिए के रूप में काम नहीं करती, जबकि सरकार के लिए बैंकर है, अंतिम विकल्प के रूप में ऋणदाता है और मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। लेकिन जनता के लिए आपका जो इतना भी कोऑपरेटिव बैंक वगैरह है, कमर्शियल बैंक है, वो सब है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका चित्र 200 के नोट भारतीय नोट पर किया गया है? तो 200 के भारतीय नोट पर किसका चित्र मुद्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और इसको बनवाया कौन था? तो अशोक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अभी आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं, तो सांची का स्तूप रहेगा, तो सांची का स्तूप मारिएगा। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? तो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जानते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाफेड। नाफेड जो है या वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन में कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी का नाम है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? राष्ट्रीय बांस मिशन,
तो यह हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बांस मिशन है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं, यानी नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो प्रकाश के अपवर्तन का इसमें से उदाहरण आपको बताना है। तो इंद्रधनुष का निर्माण है, तारों का टिमटिमाना है, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण करना है, और अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना या प्रकीर्णन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न है कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। अगला प्रश्न है कि मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, जबकि दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है, तो ऊर्जा का भंडारण कौन करेगा, तो विद्युत आवेश के रूप में तो ऊर्जा का भंडारण जो करता है वह करेगा संधारित्र, जनरेटर, सॉरी कैपेसिटर, संधारित्र। अगला प्रश्न है कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है, तो यह करेगी फोटोवोल्टिक सेल्स का प्रयोग करेगी। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता का माप है, तो विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की किसकी क्षमता का माप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की। अगला प्रश्न है कि लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसको हिंदी में असदीकरण कहते हैं, असदीलेपन कहते हैं या जस्तीकरण कहते हैं। और पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा का नाम नायलॉन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है, तो साबुन का सह उत्पाद इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन साबुन का एक सह उत्पाद है। और अगला प्रश्न है कि एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें से 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध होता है का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन तो CnH2n और CnH2n+2 एल्केन हो जाएगा, और CnH2n-2 हो जाएगा तो उसको एल्काइन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न से किसमें त्रिबंध होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड इसमें से किसमें पाया जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा प्रोपाइन, यानी आपका CnH2n-2 जो फॉर्मूला होता है तृतीय बॉन्ड होता है। प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड, प्रोपीन में डबल बॉन्ड और प्रोपाइन में हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करेगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हरित लवक। और अगला प्रश्न है कि स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी। अगला प्रश्न है कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमा में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है, तो दोनों को स्रावित इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय, जिसको पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, तो गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, तो इसको नर युग्मक कहा जाता है। और गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले ऊतक का नाम बताना है, तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्राप्त करने वाला ऊतक जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा, मतलब भ्रूण में गर्भनाल में भ्रूण को भोजन प्लेसेंटा के माध्यम से ही मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है, तो महिला जनन में से कौन अंग नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा शुक्रवाहिका, जबकि अंडकोश, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब ये सभी महिला जनन अंग है, शुक्रवाहिका नहीं है। अगला प्रश्न है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन D से रिकेटस हो जाता है, विटामिन B1 से बेरी हो जाता है, और विटामिन A से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दंत क्षय का अर्थ क्या होता है, तो दंत क्षय का अर्थ जो होता है यह हो जाएगा दांतों का सड़ना।
अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिजी, क्योंकि फिजी आ गया तो फिजी हो गया। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हाल ही में कौन सा राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसपी बालासुब्रमण्यम। और अगला प्रश्न देखते हैं कि उपला परिणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका जो संबंध है वह तेलंगाना राज्य से है, और जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वह शतरंज खेल से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने? यानी यूपीएससी का अभी हाल ही में अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने हैं? तो हो जाएंगे मनोज सोनी। कौन बने हैं? मनोज सोनी। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है कुंवर नारायण सिंह। और अगला प्रश्न है कि कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है क्या है? तो कालिंदी कुल, तो कालिंदी का मतलब क्या होता है? तो कालिंदी का मतलब हो जाता है आपको यमुना, यमुना को कालिंदी कहा जाता है, यमुना को कालिंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो युधिष्ठिर का जो सही संधि विच्छेद होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा युधि प्लस स्थिर। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो कंडेंसेशन का जो हो जाएगा आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची शब्द, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिविलिटी। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। हु टुक्स दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? तो हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी झाली। तो दोस्तों मैथ का कुछ प्रश्न है, इसको टेलीग्राम पर बना के डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इसको बनाना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव में है, पैसिव में इसको बनाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की इसमें से रचना आपको बताना है कौन नहीं है। तो साकेत, भारत भारती, पंचवटी है, पथिक नहीं है। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड 12 टीयर्स एंड स्वीट। तो इसका जो इसमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स, दिस लाइन बिलोंग्स टू डैश रजिस्टर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मल या एकेडमिक रजिस्टर से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर्स लविंगली इज रिटन इन। तो इसमें से आपको बताना है रिटन इन कौन से फॉर्म में है। तो यह हो जाएगा आपका ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली।